हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर यूरोपियंस का आगमन। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम अब तक पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में, उसके बाद में डच आए थे और उसके बाद में अंग्रेज आए थे। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के अंदर फ्रांसीसियों का आगमन, यानी कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, उसका आगमन। तो ठीक है, जो फ्रांसीसी भारत के अंदर आए थे, देखिए ये कब आए थे, 1664 ईस्वी के अंदर आए थे। ठीक है, तो देखिए अभी मैप की सहायता से देखते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां जो है वो आ चुकी है और किस तरह से वो व्यापार की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, देखिए भारत के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी पुर्तगाल के बारे में। और पुर्तगाल के बारे में हमने पढ़ा था कि 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। उसके बाद क्या है, जो पुर्तगाली कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार के लिए आ गई। जिस समय देखिए पुर्तगाली कंपनियां भारत के अंदर आई थी ना, उस समय जो भारतीय व्यापार था या जो भारत के आसपास के जो देश है वहाँ का जो व्यापार था, उस व्यापार के ऊपर जो अरब है ना, अरबों का अधिकार हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, धीरे धीरे से अरबों का अधिकार समाप्त कर दिया और व्यापार पर खुद का अधिकार जमा लिया। उसके बाद बात कर रहे हैं, देखिए जो डच थे, जो कि कहाँ से आए थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी डच कहलाते थे। ठीक है, तो ये 1595 ईस्वी के अंदर इनकी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई और ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। और इन्होंने क्या किया, देखिए पुर्तगालियों को जो इन्होंने व्यापार के ऊपर अपना अधिकार जमाया था, धीरे धीरे इनको व्यापार के क्षेत्र से बाहर कर दिया। हमने पढ़ा था डच वाले चैप्टर में कि किस तरह से देखिए इन्होंने जो वांटम है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, वो पुर्तगालियों के कब्जे से छीन लिया था। उसके बाद भारत के अंदर इन्होंने अपने व्यापार की स्थापना की, जैसे कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी, ठीक है, पहली। उसके बाद देखिए इन्होंने जकार्ता छीन लिया था, वहाँ पर बैठे हुए शहर बसाया था डचों ने। वहाँ से ये क्या करते थे, व्यापार को नियंत्रित करते थे। उसके बाद इन्होंने पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया था, श्रीलंका पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तो ये काम ये इन्होंने किए डचों ने। ठीक है, तो व्यापार इनका चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हो गई। फिर ये व्यापार के लिए भारत के अंदर आ गए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ये व्यापारिक कंपनियां हो गई आपस में, इनका जो है मुठभेड़ होना उतना ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब देखिए चल ही रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 1664 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं फ्रांस, यहाँ पर 1664 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है और वो भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आती है। तो देखिए ये आपने जितनी भी ये कंपनियां अभी देखी, ये धीरे धीरे क्या था, ये सब कंपनियां जो है ना, ये धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र से बाहर हो गई थी। अंतिम में जो देखिए मुख्य जो प्रतिद्वंदी बचे थे वो कौन कौन थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। इनके बीच में देखिए कर्नाटक के महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी थे ना, ये भी इस व्यापार के क्षेत्र से बाहर हो गए थे। और भारत के अंदर जो व्यापार था उसके ऊपर किसका वर्चस्व हो गया था, अंग्रेजों का हो गया था। और उन्होंने बाद में यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता जमा ली और भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखिए ये अभी मैंने बताया कि जो यूरोपियन कंपनियां थी, इनके आगमन का क्रम किस प्रकार था। सबसे पहले कौन सी आई थी और अंतिम में कौन सी, इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया, पुर्तगाली कब आए, 1498 ईस्वी में यहाँ पर आ गए। उसके बाद जो नीदरलैंड या हॉलैंड है, वहाँ से आई थी डच कंपनी। तो वो कब आई थी, 1595 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर आए 1600 ईस्वी में। उसके बाद देखिए ये भी आए थे डेनिश, ठीक है, जो कि कहाँ से आए थे, डेनमार्क से आए थे। और कब, 1616 ईस्वी में। अगर इनकी बात करें तो देखिए भारत के अंदर जो है इनका कोई खास व्यापार नहीं था। तो जब ये आए थे तो इन्होंने क्या किया था, 1616 ईस्वी में जो तंजौर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जगह है तंजौर, वहाँ पर अपना इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की और व्यापार का प्रारंभ किया। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री इन्होंने डाली थी सिरमपुर, जो कि बंगाल में था, वहाँ भी व्यापार करना प्रारंभ किया। तो देखिए ज़्यादा इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी, केवल व्यापार से ये मतलब रखते थे। लेकिन बाद में जब देखिए अन्य कंपनियाँ आनी प्रारंभ हो गई तो ज़्यादा ये मुनाफा या लाभ नहीं कमा पा रहे थे। तो उसी के चलते इन्होंने क्या किया था कि 1745 ईस्वी में ये जो अपनी फैक्ट्रियाँ हैं ना, इन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दी। अंग्रेज़ों को बेच कर ये चले गए वापस अपनी जगह पर डेनमार्क के अंदर। तो ये तो इनकी बात हो गई डेनिश कंपनी की। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप ध्यान रखें, खाली यही ना ध्यान दें कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल यही भारत के अंदर आए थे। इसके अलावा देखिए दो ये भी आए थे,
डेनिश कंपनी भी आई थी, इसके अलावा स्वीडिश कंपनी भी आई थी, जो कि कब आई थी 1731 ईस्वी में। कोई खास व्यापार नहीं था, लेकिन फिर भी आए थे तो क्रम इनका आने का यही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अंत में कौन आए थे, तो वो आए थे, देखिए स्वीडिश कंपनी आई थी 1731 ईस्वी में। कहीं आप ये मानकर चल रहे हो कि भाई फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे 1664 में, लेकिन अंत में कौन आया था, स्वीडिश कंपनी आई थी 1731 ईस्वी में। ठीक है, कोई खास व्यापार नहीं था। जो आज हम पढ़ेंगे देखिए महत्वपूर्ण कंपनी, वो है फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। और आपको पता है कि फ्रांसीसी जो कंपनी है उनका और अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मुठभेड़ रही थी व्यापार को लेकर, या यहाँ की जो राजनीतिक जो भी हालात थे उनके चलते भी इनके बीच में युद्ध लड़े गए अपने मन मुताबिक का शासक बनाने के लिए। ठीक है, जो स्थानीय शासक के जो उत्तराधिकार के युद्ध होते थे ना, उनके अंदर भी दोनों पार्टिसिपेट करते थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। यानी कि यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी उनके अंदर भी पूरा पूरा हस्तक्षेप था इन दोनों का। तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी का आगमन किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए अब बात चल रही है यहाँ पर, फ्रांस के अंदर राजा था लुई 14, पढ़ा होगा आपने, जानते होगे इसके बारे में, लुई 14। ठीक है, लुई नाम से थे सारे। तो फ्रांसीसी जो राजा था लुई 14, इसके दरबार में देखिए एक मंत्री रहा करता था जिसका कि क्या नाम था, कोलबर्ट नाम था। अब कोलबर्ट ने देखा कि देखिए यूरोप से बहुत सारे जो देश हैं अपनी अपनी कंपनियां क्या है पूर्व की दिशा में भेज रहे हैं व्यापार के लिए, जहाँ पर कि ये अपना भारत हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह ये स्थित है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूरोपियन देश व्यापार कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो इसने कोलबर्ट ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक डायरेक्ट क्या करें, अपनी कंपनी की स्थापना करें और वहाँ पर व्यापार को डायरेक्ट डील करेंगे इन देशों से, जो पूर्व के देश हो गए ना, इनसे डायरेक्ट व्यापार डील करा करेंगे। तो इन्होंने किसको कहा कि भाई कोलबर्ट ने लुई 14 से ये बात कही। फिर क्या हुआ कि लुई 14 के द्वारा कोलबर्ट के कहने पर एक कंपनी की स्थापना कर दी गई, ठीक है, फ्रांस के अंदर। और कंपनी का इन्होंने क्या नाम रखा, देखिए द कंपनी इंड ओरिएंटल, उस कंपनी का नाम रख दिया। और कब की बात चल रही है, ये 1667 ईस्वी की। ठीक है, ये कंपनी की स्थापना हो गई इनकी। तो कंपनी की स्थापना के बाद देखिए क्या हुआ कि ये भेजते हैं किसको, एक व्यापारी था, इसका क्या नाम था, फ्रांसिस कैरो या फिर फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो को ये भेजते हैं भारत के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना के लिए। और इसके साथ में देखिए कि ईरानी व्यापारी भी आया था जिसका कि क्या नाम था, मरकारा नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए फ्रैंको कैरो और जो मरकारा है ये भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, इस समय देखिए भारत के अंदर, अब समय कौन सा बताया मैंने, 1667 ईस्वी का। कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1664 ईस्वी में हो रही है। ठीक है, और ये आ रहे हैं 1667 ईस्वी में। यानी ये जो 3 साल बीच का है ना, तो ये यहाँ पर छुटपुट व्यापार करते रहे, कंपनी की स्थापना नहीं की, मतलब छोटा मोटा व्यापार करते रहे। ठीक है, व्यापारी उस सामान खरीदा, वापस अपने देश को चले गए, इस टाइप से। अब इन्होंने कंपनी स्थापना के लिए किसको भेजा है, फ्रैंको कैरो, और इसके साथ में एक ईरानी व्यापारी जिसका क्या नाम है, मरकारा। और यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय सत्ता है भारत के अंदर इस समय, वो कौन है, औरंगजेब का शासन है दिल्ली पर। तो वहाँ से देखिए क्या हुआ, इनको अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापना करने की अनुमति मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के कि 1668 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। और कहाँ पर कर दी, ये सूरत के अंदर कर दी। ठीक है, सूरत गुजरात का क्षेत्र है। और सूरत के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पर देखिए पुर्तगाली फैक्ट्री भी थी, इसके अलावा डच भी यहाँ से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पुर्तगाली इनका व्यापार काफ़ी मंदा पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर है, व्यापार छुटपुट उनका चल रहा है। और देखिए अंग्रेजों ने भी अपनी पहली कोठी की जो स्थापना है वो कहाँ पर की थी, सूरत के अंदर की थी। यानी कि काफ़ी मुनाफे वाला क्षेत्र भी है और प्रतिद्वंदिता भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, व्यापार वगैरह जैसे कोई नई फैक्ट्री आएगी तो वो इतना आसानी से व्यापार नहीं कर पाएगी, जब से यानी कि जो पुरानी फैक्ट्री है उनका क्या है, व्यापार वहाँ पर जमा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इनको व्यापार की समस्या हो रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ये मिलते हैं किससे, जो फ्रांसीसी है वो मिलते हैं गोलकुंडा का शासक था। ठीक है, गोलकुंडा का जो स्थानीय शासक था ना, उससे मिलते हैं फ्रांसीसी। तो जो गोलकुंडा का शासक था उसने अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, आप क्या करो, जो मसूलीपट्टनम वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हो। तो ये इसके बाद क्या हुआ, देखिए जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर डाल दी, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1669 ईस्वी के अंदर मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब सूरत में भी वही कंडीशन थी,
उसके बाद देखिए मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ पर आपको पता है कि देखिए जो मसूलीपट्टनम में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि यहाँ से डच व्यापारी भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा अंग्रेज वगैरह भी यहाँ पर जमे हुए हैं। तो ये प्रतिद्वंदिता देखते हुए उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर व्यापार करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने देखिए क्या किया, फ्रांसीसियों ने 1672 ईस्वी के अंदर जो मद्रास का क्षेत्र है ना, वहाँ पर एक जगह है जिसका क्या नाम है, सेंट थोमे, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संथामी भी बोलते हैं। तो फ्रांसीसियों ने देखिए सेंट थोमे पर यानी कि अटैक कर दिया। उसके बाद वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया उस जगह के ऊपर, सेंट थोमे या फिर संथामी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए कब्जा जमाया किसने था, जो पुर्तगालियों का कौन था सेनापति, उसका नाम था दी लाहे। यानी कि दी लाहे ने सेंट थोमे पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया 1672 ईस्वी में। अब ये चीज़ देखिए कौन देख रहा है, जो गोलकुंडा का शासक है वो देख रहा है कि भाई मैंने इनका भला चाहा, इनको एक तो जगह दी यहाँ पर मसूलीपट्टनम के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मेरी जो जगह है सेंट थोमे या संथामी उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो इस चीज़ को देखते हुए जो गोलकुंडा का शासक है वो डच के पास गया, डचों के पास गया, और डचों की सहायता से, यानी कि दोनों ने मिलकर, डच और गोलकुंडा के शासक ने मिलकर जो सेंट थोमे के अंदर जो फ्रांसीसी थे ना जिन्होंने कब्जा किया था उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया इनके ऊपर, तो फ्रांसीसी यहाँ से पराजित हो गए और इनको यहाँ से भगा दिया गया। फिर क्या हुआ, जो ये सेंट थोमे था ये खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से जो फ्रांसीसी थे उनको हटा दिया गया। उसके बाद देखिए जो सेंट थोमे था ना, वो गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, किनको दे दिया, डचों को दे दिया, ठीक है। यानी कि जो फ्रांसीसी है उनका व्यापार देखिए यहाँ पर जम नहीं पा रहा है, बहुत ही बुरी हालत में है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि फ्रांस के अंदर है ना कंपनी का एक नया डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, जिसका कि क्या नाम होता है, फ्रैंको मार्टिन, या फिर इसको फ्रांसिस्को मार्टिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंपनी का डायरेक्टर बना दिया इसको। इसके बाद देखिए ये भारत के अंदर आता है, और इसके बाद क्या होता है कि जो फ्रांसीसी सत्ता है ना, जो फ्रांसीसी व्यापार है वो तेज़ी से बढ़ना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए जो फ्रांसिस मार्टिन है इसको क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये अब भारत के अंदर आ गया। तो इसके बाद देखिए जो फ्रांसिस्को मार्टिन है, ये एक जगह है वालीकोंडपुरम। तो वहाँ का देखिए जो सूबेदार है उसका क्या नाम है, शेर खान लोधी। अब ये जो फ्रांसिस्को या फ्रैंको मार्टिन है ये शेर खान लोधी से मिलता है, तो शेर खान लोधी इसको क्या करता है, एक गांव दे देता है व्यापार के लिए, पांडिचेरी नाम का, ठीक है। अभी खाली ज़मीन है, कुछ नहीं, एक छोटा सा गांव है। तो जो फ्रांसिस्को मार्टिन है ये क्या करता है, देखिए इस गांव के ऊपर एक शहर को बसाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, पांडिचेरी के नाम से। तो इसने क्या किया, पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी, ठीक है, पांडिचेरी शहर को बसाया था। 1674 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है। और यहाँ पर इसने देखिए किले का निर्माण भी करवाया था, जिसका कि क्या नाम था, फोर्ट लुई। अब देखिए इसने तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इस किले का निर्माण करवा दिया, पांडिचेरी शहर बसा दिया और यहाँ पर अपना एक किला बना दिया, जिसका कि क्या नाम है, फोर्ट लुई, किला बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, क्योंकि पास में ही देखिए आपने पढ़ा है कि पिछले डच वाले चैप्टर में कि जो पुलिकट जगह है जो कि पास में ही है, तो पुलिकट के अंदर डचों ने क्या कर रखा है, अपना एक किला बनाया हुआ है, ठीक है, गोल्डरिया किला। आप पिछले चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो पता होगा कि डचों ने पुलिकट के अंदर बनाया था गोल्डरिया किला। और उसके बाद देखिए जो ऊपर का क्षेत्र हो गया थोड़ा सा मद्रास वाला, तो वहाँ पर जो अंग्रेज है उन्होंने भी अपना एक किला बनाया हुआ है, जिसका क्या नाम रखा था उन्होंने, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। यानी कि ये देखिए इस तरीके से इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने पांडिचेरी में अपना किला बना लिया, किसने, फ्रांसीसियों ने बना लिया। लेकिन ऊपर एक इनका किला है, ऊपर अंग्रेजों का किला है और नीचे डचों का भी किला है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया होगा ये फोर्ट लुई। तो इन्होंने ये बना लिया। अब फोर्ट लुई बनाने के बाद ये क्या करने लगे कि जो कोरोमंडल तट है, इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से ये व्यापार पर अपने निगरानी करने लगे या फिर नियंत्रण करने लगे, ठीक है। ये मालाबार तट है यहाँ वाला, ये मालाबार तट और ये कोरोमंडल तट। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपना पहला किला भारत के अंदर बना दिया। उसके बाद 1690 ईस्वी में क्या हुआ, जो बंगाल का सूबेदार था जिसका क्या नाम था, शाइस्ता खान था,
उससे इन्होंने फ्रांसीसियों ने क्या किया, एक जगह प्राप्त की चंद्रनगर, और चंद्रनगर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो इस तरह से देखिए इनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, जैसे अब बंगाल तक पहुंच गया। उसके बाद बात करें 1693 ईस्वी की, तो 1693 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो डच थे, पता ही आपको, डच भारत में व्यापार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया देखिए, जो पांडिचेरी शहर बसाया था ना फ्रांसिस्को मार्टिन ने, उसके ऊपर आक्रमण किया और जो पांडिचेरी उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब कब्जे में ले लिया, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1698 ईस्वी में एक रिजविक की संधि हुई। तो रिजविक की संधि एक, यानी कि देखिए रिजविक की जो संधि है ना, वो यूरोप के अंदर हुई थी, ठीक है, यूरोप के अंदर हुई थी। उस समय देखिए वहाँ पर जैसे युद्ध चल रहा था, किसका, एक तरफ तो था फ्रांस, दूसरी तरफ जो इंग्लैंड और उसके सहयोगी वो हुआ करते थे, अलायंस, ठीक है, सहयोगी देश, तो उनके बीच में हुआ था। और जो रिजविक, वैसे देखिए एक नीदरलैंड का शहर है, उसका नाम है रिजविक, ठीक है। तो ये संधि हुई थी किसके बीच में, फ्रांस प्लस इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड के साथ अन्य वहाँ के देश भी शामिल है, जिसके अंदर की ये डेनमार्क वगैरह या फिर जो नीदरलैंड वगैरह ये भी शामिल थे, ठीक है। तो 1697 ईस्वी में ये संधि हुई थी। तो इसी संधि के मुताबिक क्या हुआ था, 1698 ईस्वी में इनके संधि के अंदर बात हुई होगी कि भाई जो भी एक दूसरों के जो विजित प्रदेश है, जो जीते हुए प्रदेश हैं, वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाएंगे। तो उसी संधि के मुताबिक क्या हुआ था, इनको अपने क्षेत्र ये वापस मिल गए, यानी कि पांडिचेरी इनको फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। कब, 1698 ईस्वी के अंदर। इसके बाद देखिए इन्होंने जो माहे है वहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की 1724 ईस्वी में, कराईकल के अंदर स्थापना की 1739 ईस्वी में। ये सब पांडिचेरी के क्षेत्र हैं, ठीक है, माहे, कराईकल, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों की इन्होंने स्थापना की। उसके अलावा देखिए एक द्वीप है जिसे क्या नाम है, मॉरिशस। तो मॉरिशस के अंदर भी 1721 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ये देखिए ये जो फ्रांसीसी है, ये इनका आगमन है भारत के अंदर, ये आ चुके हैं। इसके बाद देखिए ये क्या करेंगे आगे, राजनीति है ना, जो राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे यहाँ पर भारत के अंदर। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि देखिए 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे यहाँ पर। तो 3 कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे, तीनों किससे संबंधित है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे, ठीक है। जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी जो शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और भारत के अंदर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये तीनों कर्नाटक के युद्ध हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।